आज हम अध्याय 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 4 द्विघात समीकरण हमारा कौन सा? द्विघात समीकरण। अध्याय 4 नाम क्या है? द्विघात समीकरण। अभी तक हमने अध्याय 2 में बहुपद पढ़ा था। ठीक है, मतलब एक से अधिक पद देखे थे। ठीक, उस बहुपद में हमने द्विघात बहुपद देखा था। ठीक है, क्या देखा था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अध्याय 3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पर पढ़े थे। मतलब ऐसे रैखिक समीकरण जिनकी घात 1 थी। ठीक है, जहां पर दो चर थे, लेकिन हमें इसमें कहा गया सिर्फ द्विघात समीकरण, चर के बारे में नहीं कहा गया है। मतलब हम सिर्फ एक चर लेके चलेंगे और उसमें क्या होगा, दो घातें होंगी। ठीक है, तो हमने जब अध्याय 2 में द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसका कुछ समीकरण ऐसे बनता था। द्विघात का प्रारूप बता रहा हूं सॉरी। ठीक है, कुछ ऐसा था x² + bx + c। ठीक, जब इसको हम शून्य के बराबर मतलब 0 के बराबर रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें पता है कि जब द्विघात समीकरण की हम बात कर रहे हैं तो हमें किसी एक चर में क्या देखना होगा? उसकी घात को 2 देखना होगा। ठीक है, दो घात हमें दिख जाएगी, मतलब वो द्विघात समीकरण होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब इसमें एक समस्या आती है जब हम क्वेश्चंस देखते हैं आगे चलकर, तो हमें मिलता है कि क्या हम a बराबर 0 रख सकते हैं, क्या हम b बराबर 0 रख सकते हैं, या फिर c बराबर 0 रख सकते हैं। हमें बहुत सी जगहों पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जहां पर a बराबर 0 भी बनता है, कहीं कहीं पर b बराबर 0 बनता है, कहीं पर c बराबर 0 बनता है। अब ऐसी कंडीशन कब बनती है? अगर a बराबर 0 मिल गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, b बराबर 0 मिला तो ये 0 हो जाएगा, और c बराबर 0 मिला तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो कैसे। जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनके उदाहरण की, जब a बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा बने। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम अगर b बराबर 0 रखें तो क्या मिलेगा? हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा मिले। ठीक, अगर c बराबर 0 रखेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा मिल जाए हमें। ठीक, ऐसा सॉरी c बराबर तो 0 हो गया तो ये b का मान हो गया। ठीक, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब इसमें समस्या ये है कि कौन सा बहुपद द्विघात समीकरण होगा, या फिर कौन सा इनमें से अगर किसी का भी मान 0 आता है तो किस कंडीशन में ये द्विघात समीकरण सही होगा या नहीं होगा, तो हमें ये पता करना है। तो सबसे पहली बात तो हमसे ये कहा गया है कि हमें चाहिए दो घात। क्या चाहिए? दो घात। तो इसमें हमें दो घात दिखाई दे रही है, मतलब अगर c बराबर 0 होगा तो भी हम इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। यहाँ पे भी हमें घात 2 दिखाई दे रही है, मतलब अगर b का मान भी 0 अगर कहीं मिलता है तब भी ये कंडीशन क्या बनेगी? हम इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। लेकिन अगर a का मान 0 मिला तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या नहीं आया? ठीक है, घात के रूप में नहीं आया, तो घात नहीं मिली। ठीक है, तो ये समझ में आया। मतलब हम किसी भी कंडीशन में क्या नहीं कर सकते? a बराबर 0 नहीं रख सकते। ठीक है, अगर कहीं पे भी ये पद नहीं मिला हमें, कहां पर? x² वाला, मतलब किसी भी चर की घात अगर हमें 2 नहीं मिली तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा मिल गई तो क्या होगा? तो फिर तो वो कुछ और हो जाएगा, 3 घात हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी, तो हमें तो उससे मतलब नहीं। ठीक, हमें क्या चाहिए? ऐसा समीकरण जिसकी बड़ी से बड़ी घात क्या हो? 2 हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक, थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक, ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है या मान्य रूप है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इससे हम आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब तुलना करा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका व्यापक रूप। इसमें हम a बराबर क्या नहीं रख सकते? 0 नहीं रख सकते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये समझ में आ गया। ये क्या हो गया? हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं? तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें 3 विधियां मिलती हैं। कितनी विधियां मिलती है? 3 विधियां मिलती हैं। ठीक, जो सबसे पहले मिलती है उसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि।
क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। मतलब इसको हम गुणा के भागों में, मतलब इसको हम दो अलग अलग खंडों में तोड़ेंगे। ठीक, जितनी घात होती है उसके हिसाब से खंडों में टूटता है, ये आगे मैं समझाऊंगा आपको। ठीक, अगर 2 घात है तो इसके सिर्फ 2 ही भाग होंगे, 2 ही। ठीक है, 2 अलग अलग भागों को गुणा के रूप में हम देखेंगे, उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगर हो तो बताओ। दूसरे नंबर पे आती है हमारी पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी? पूर्ण वर्ग विधि। इसमें क्या होता है, हम जब हमें कुछ भी एक समीकरण दिया जाता है, हम उसको खोलते जाते हैं। ठीक है, खोलते जाते हैं और उसको a+v के रूप में, a+v का होल स्क्वायर सुना है हमने, उसमें एक पूर्ण वर्ग के रूप में उसे खोलते हैं। ठीक है, मतलब बना के उल्टा लेकर जाते हैं, किस रूप में, a+v के होल स्क्वायर या a-v के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो वो इसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तीसरी हम विधि देखते हैं द्विघात सूत्र विधि। ठीक है, कौन सी? द्विघात सूत्र विधि। ये क्या है? इसका एक सबसे इजी एक हमें द्विघात सूत्र याद करना है। ठीक है, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इस विधि से हमें इसको हल करना है। अब ये सूत्र तो हमें पता है। ठीक है, इसको हम जब इस सूत्र को हम याद कर लेते हैं तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सरल क्या पड़ जाती है? द्विघात सूत्र विधि या फिर श्रीधराचार्य सूत्र विधि पड़ जाती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सरल पड़ जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनके मान निकाल सकते हैं इस चर के। ठीक है, कोई समस्या परेशानी तो नहीं? ठीक, तो इसी के साथ ये इसका थोड़ा सा बेसिक था, हम समझ गए। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सब चीजें नोट कर लो। ओके।